Focus. Ideate. Innovate. Enable. फाइनेंस जितना मुझे समझ में आता है, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हम फाइनेंस में समझते हैं। एंड मैंने पहले आईटी इंडस्ट्री में काम करे हुए हैं, तो वहाँ पे जब मैं काम करती थी तो मुझे इतना नहीं पता था कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले जो सैलरी मिली वो पता ही नहीं चली कि कहाँ पैसा आया कहाँ गया, उसका आइडिया ही नहीं लगा। तो अभी ये है कि अगर शुरू से इन्वेस्ट करते चलेंगे तो बाद में मेरे पास अच्छा मनी इकट्ठा हो जाए। आज के पहला कदम सेशन से मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के बारे में पता चले, सो दैट कि मैं अपनी सैलरी से जो मुझे अर्निंग हो रही है मैं वो एक्यूमुलेट कर पाऊँ आने वाले समय में। आजकल युवा जनरेशन काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट लेके निकल रही है। हम लोगों के यहाँ से भी अच्छा पैकेज लेके निकल रहे हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा उनको स्टार्टिंग में अपना पैसे का कैसे उपयोग करें उसके बारे में थोड़ा एक जानकारी, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। भविष्य के लिए एक सेविंग चाहिए। थोड़ा सा वो आजकल धीरे धीरे टेंडेंसी कम हो रही है, और आजकल पार्टी कल्चर या लग्जरी आइटम्स पर स्पेंडिंग, नॉन एसेंशियल चीज़ों पर स्पेंडिंग, ये थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। इसलिए युवा के अंदर एक सेविंग्स का कल्चर लाने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए उनको एक फाइनेंशियल प्लानिंग बताना कि वो आगे के अपने भविष्य के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल कैसे प्लान करेंगे, वो देखना जरूरी है। स्वागत है आपका पहला कदम में, और आज हम पहुंचे हुए हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी जो अपने 100 साल पूरे करने जा रही है, और हमारी पहला कदम की टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के तमाम छात्रों के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स अजय मित्तल बिरला ग्रुप के, जो हमारे साथ हमारे हर पड़ाव पे होते हैं, और साथ ही हर्षवर्धन रूंगटा सिक्योरिटीज के, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। तो सबसे पहले अजय आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के, इन्हें जाहिर है कि रिस्क रिटर्न मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन आप अपने सालों के जो अनुभव है उससे इन्हें क्या बताएंगे? आज मैं इस पहला कदम के जरिए इन स्टूडेंट से बात करूंगा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे इन ऑप्शंस को आंकना चाहिए, कैसे इन ऑप्शंस में को अच्छी तरह नाप तोल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं जो शुरुआत करूंगा वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? एनी आइडिया? Sir, conservative options are those which have low risk and low returns. Okay. Like yes. FD and RD. Any other option in mind? Anyone has? Investment in gold is also a conservative investment option, because in investment in gold is low risk and the security is high. Okay. Anyone else who is having any idea about any other options? Government bonds, like the bonds issued by the PFU, like NTPC. Yes, I will define it to you. कि म्यूचुअल फंड, वेदर इट्स अ कंजर्वेटिव और इट्स एन मॉडरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और एन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लाइक जब हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जनरली कैसे मापना चाहिए कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं? अगर हम देखें कोई भी इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि हमारा जो रिटर्न है वो रियल सेंस में कितना है। अगर मेरे को 8% या 9% रिटर्न मिल रही है, वो मेरी रिटर्न असलियत में कितनी रिटर्न है? सपोज अगर मुझे 10% रिटर्न मिला और 30% ब्रैकेट में आता हूं तो सीधे से 3% रिटर्न इज गॉन। अगर मैंने 7% में ही इन्वेस्ट करा है, इट मीन्स आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। अगर मैंने 7% में इन्वेस्ट करा और 7% ही इन्फ्लेशन है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग।
suppose if you are investing in those instruments which are giving good returns, it is always recommended. And one most important thing in whenever you are investing is just measure your return along with risk. जब भी हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, लाइक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन वी हैव एनएससी, देन वी हैव बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स, सो देन वी हैव एनएससीज, 5 ईयर एनएससी. ये तो सारी बातें इन्होंने बताई, मुझे समझ में आ गई, लेकिन गोल्ड क्या वाकई कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? Gold, we can say it's a conservative investment option. Like if you see the returns of the gold in the last 23 years, it has given 10%. 2003 में कुछ $700 था, $1950 हो गया और अब वापस से $1100 हो गया ग्लोबल मार्केट में. हमारे यहाँ चूंकि रुपए का भी इम्पैक्ट होता है तो बेटर है कि आप डॉलर में मेजर करें. तो मुझे लगता है सबसे रिस्की ऑप्शन है. So इसमें basically when we say gold is a better hedge towards inflation, and but we can't say it's an aggressive investment option. We can put it into the conservative and moderate investment options. These are the different options which are basically available in the conservative investment option, like PPF. What is PPF? Public Provident Fund. It's a long-term saving instrument established by central government, and who is eligible to go for PPF? Any individual by himself, अपने और minor के behalf पे ये PPF account खोल सकते हैं. Then we have इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है इसकी. इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इसमें जो है ₹500 मिनिमम है, एट द मैक्सिमम इज 1,50,000. जहां पे आपको टैक्स की छूट मिलती है. यस, इसमें जो है अंडर सेक्शन 88 ऑफ IT एक्ट यू आर गेटिंग अ टैक्स एग्जेम्पशन. दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ दिस PPF. देन वी हैव ड्यूरेशन ऑफ स्कीम. इसमें 15 साल का पीरियड रहता है और 2 ब्लॉक्स में आगे आप बढ़ा सकते हैं PPF को. सो दैट इज द ब्रीफ फीचर्स ऑफ PPF. देन वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो राइट नाउ इट्स नियर अबाउट 8.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग ऑन. देन सेकेंड ऑप्शन विच वी हैव इज NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या और ये क्यों यूजफुल है? इसमें देखें 1 लाख रुपए तक की अंडर सेक्शन 80C इसमें जो है आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है. देन वी हैव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. NSC. आप क्या ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम के जो ऑप्शन है वो टैक्स एफिशिएंट होने बहुत ही जरूरी है? उतना ही पैसा होना चाहिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जितने पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है? यस. सो ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं बेसिकली टैक्स एफिशिएंट होंगे तभी पब्लिक जो है उसमें इन्वेस्ट करेगी. क्योंकि आप आज देखेंगे इन्फ्लेशन आज की तारीख में 7 से 7.5% इन्फ्लेशन, और एवरेज इन्फ्लेशन अगर कंट्री में देखें तो 8% के आसपास है. अगर आपको 8.5% या रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज वेरी लेस. इसलिए टैक्स एफिशिएंसी होना इस इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत जरूरी है. देन वी हैव बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. सो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या बेसिकली? सो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट अगर हम कंपेयर करें सेविंग बैंक अकाउंट से, लोगों को ये भ्रम होता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा है तो हमने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज टोटली डिफरेंट. सो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जो रिटर्न्स है वो बेटर सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेहतर रिटर्न्स है. तो अब आते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स. सो दीज आर द 2 विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो लाइक डायरेक्ट इक्विटी, अगर किसी को इक्विटी मार्केट की जानकारी नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है और एबिलिटी टू फाइंड आउट द मार्केट नहीं है, तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है. अब उसके लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए आपको? इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए? कोई बताएगा यहां पर?
सपोज आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या देखोगे आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो? Firstly, it should involve the analysis of the economy in which the company is performing, whether the economy is growing or not. Secondly, we should talk about the industry in which that company follows or falls in. So we should go by the industry analysis of that particular company. And then finally, we should come to the company analysis, where we should analyze the company with respect to its past performance over the years as well as its present competitors. Very good. तो ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है. और टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें सबसे पहले EIC फ्रेमवर्क कहलाता है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. तो इसका जो एनालिसिस है टॉप डाउन अप्रोच में, ये लार्ज कैप कंपनीज के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में उनके फाइनेंशियल्स जो भी होते हैं, ये जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उनकी बड़ी फास्ट होती है. जबकि जो मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो जनरली बॉटम अप अप्रोच उसमें एप्लीकेबल होती है. बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, सीधे से कंपनी देखी और उसे एनालाइज कर दिया. यस, एनीवन एल्स इज हैविंग एनी आंसर, हाउ हम कैसे एनालाइज करेंगे कंपनीज को? If we are investing first time, we have to look on annual report of company, either its financial statement, notes to account. Generally, it's where it has invested, majorly in which companies and new startup and new explosion it has created. So annual report में सब इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी में किस किस की होल्डिंग्स हैं. सो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है. और इस इंफॉर्मेशन को लाइक एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आप एनालाइज कर सकते हो. एंड जो बेसिकली जो फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बड़ा इजी है एनालाइज करना. बट जो लेमैन है या जिसे फाइनेंस की नॉलेज या स्किल या एबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड. क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक तरह से लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो शेयर्स में और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, और उसी के अनुपात में जितने यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं. अब म्यूचुअल फंड जो है अलग अलग तरीके के होते हैं. सो म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, देन गोल्ड फंड्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, जो आपका इन्वेस्टमेंट करने की जो समय सीमा है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें. सो म्यूचुअल फंड, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड इज, वन इज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, देन अनदर वन इज द मोस्ट रिस्की अमंग द कैटेगरी सेक्टोरल फंड, जिसमें कि एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करा जाता है. जैसे लाइक आपका फार्मा सेक्टर हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया. क्योंकि उसमें रिस्क क्यों है, एक सेक्टर अगर हिट होता है तो आपकी रिटर्न्स भी हिट करेगी. सिंपल सा लॉजिक है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. एग्रेसिव और कंजर्वेटिव, दो तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमने सुने, और उनके तमाम जो विकल्प हैं, काफी सारे ऑप्शन से शायद आप लोग परिचित होंगे और कुछ से शायद आज परिचित हुए होंगे. लेकिन हर्ष, आप क्या बताएंगे, ये जो तमाम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इनके बीच से चुनना क्यों जरूरी है? अगर सिर्फ आप कंजर्वेटिव ऑप्शंस में ही रहें तो क्या काम नहीं होगा? पहला सवाल जो आपने पूछा कि हम कंजर्वेटिव ही क्यों नहीं या इक्विटीज या एग्रेसिव ही क्यों नहीं लेना चाहिए, आप ये चीज सजिए प्रदीप कि अगर हम देख रहे हैं हमारी जो जरूरतें हैं एज एन इंडिविजुअल, हमारी जरूरतें क्या होती है, हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं 3 महीने बाद, कुछ चाहिए होते हैं 3 साल बाद, और कुछ चाहिए होते हैं प्रॉब्ली 30 साल बाद. क्या आप एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे ये तीनों रिक्वायरमेंट के लिए? अगर आप करते हैं तो आपको जो ऑप्टिमल रिटर्न्स मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, अगर जो चीज की जरूरत आपको 3 महीने बाद है और आपने वो पैसे आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर डाल दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? कि उसमें रिस्क ज्यादा होता है. अगर रिस्क ज्यादा है विच मीन्स अगर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. अगर 3 महीने बाद जब आपको पैसे चाहिए और उस समय मार्केट डाउन है
तो विल इट सॉल्व योर पर्पस? नहीं। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई चीज की जरूरत 30 साल बाद है और आपने एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, फिक्स डिपॉजिट हमने सुना कितना रिटर्न देता है, 8 साढ़े 8%। आप लोगों ने जो इक्विटी ऑप्शंस बताए, इंडेक्स फंड्स मैंने सुना कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में वाकिफ हैं। मैंने टॉप डाउन अप्रोच सुना, बहुत इंप्रेस था, बिकॉज जब मैं कॉलेज में था मुझे ये सब नहीं आइडिया थी। सो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। सो आप लोग को ये ऑप्शंस मालूम हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 30 साल के होराइजन में अगर हम लेते हैं तो एक्विटीज ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, राइट। अगर हम सिर्फ सेंसेक्स की बात करें जो इंडेक्स है, अगर हम इंडेक्स का रिटर्न्स देखें इन द लास्ट 36 ईयर्स करीबन 17% रिटर्न है। वो 17% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म है। सो विच मीन्स कि रिस्क जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे वक्त आगे बढ़ता है रिस्क आपका कम होते रहता है। दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। जब आपकी जरूरत 30 साल बाद है और आपने फिक्स डिपॉजिट में किया है जहां पे आपको 8.5% रिटर्न मिल रहा है, यू हैव लॉस्ट आउट। आपको एक मौका खो दिया आपने जहां पे आपको शायद 14 या 15% रिटर्न मिल सकता था। सो ऑल जो आपकी सारी जरूरतें होती हैं वो आपको मैच करनी होती है आपकी रिक्वायरमेंट के साथ। सो एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, ये एक्चुअली एक रॉन्ग डिसीजन होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एसेट एलोकेशन, आप लोग की पढ़ाई में भी आया होगा। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन यही कहता है कि अगर मेरे पास 100 रुपया है निवेश करने के लिए, आई विल नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मैं उसे डिवाइड करके अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करूंगा। फिक्स डिपॉजिट का एक पर्पस है, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो हैं, देयर इज नथिंग एनीबडी कैन डू अबाउट इट। इक्विटीज के जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। सो आप अपने एसेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे उसे डिवाइड करके अलग अलग एसेट्स में निवेश करेंगे। आज हमें पॉकेट मनी मिलती है, यस, सफिशिएंट है, आपके पेरेंट्स में देख रहे हैं, सो पॉसिबली सो ये मैसेज आप उनको दे सकते हैं कि पॉकेट मनी सफिशिएंट नहीं है। क्या हम खर्चे मैनेज कर पा रहे हैं हमारे पॉकेट मनी से? क्या कोई भी ऐसा है यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कर रहा है? आई मीन हाथ ऊपर कर सकते हैं, आपके पॉकेट मनी कटेगी नहीं। अभी से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना जरूरी है क्या? ओके, लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन। मुझे पूछने दीजिए, आपके मन में ऐसा आता है कि मैंने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू क्यों नहीं किया? मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम कैसे कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपको इक्विटी रिटर्न्स भी मालूम है, आपको डेट के रिटर्न्स भी मालूम है, हमने इन्वेस्ट करना शुरू क्यों नहीं किया? क्या कोई ऐसा बता सकता है हमने क्यों नहीं इन्वेस्ट करना शुरू किया? सर इसलिए नहीं शुरू किया बिकॉज वी डोंट हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग के पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं होगी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फेयर इनफ। क्या सबका यही मानना है कि हमारे पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या हमारे पास इनकम ही नहीं है? इनकम नहीं है। ओके, सो आपका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इनकम के बारे में क्या कहता है? एनीथिंग दैट यू रिसीव इज इनकम। तो आपके पास पॉकेट मनी नहीं आ रही, सफिशिएंट नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। पॉकेट मनी आ रही है तो इनकम है, परमानेंट सोर्स है, हर महीने पिताजी पेरेंट्स देते हैं, बाद में आप काम करने लगेंगे तो इनकम आएगी। सिर्फ पॉकेट मनी की जगह इट विल बी कॉल्ड सैलरी और इट विल कॉल्ड बिजनेस इनकम, राइट। जो भी हमें मिलता है आज की तारीख में, हम अगर चाहें तो क्या हम 500 रुपया सेव कर सकते हैं? आप नॉट कर रहे हैं। हमने 1 मिनट पहले पूछा था कि हम सेविंग्स करते नहीं, बचता नहीं है, और अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास चाहें तो हम 500 रुपया बचा सकते हैं। हम वो 500 रुपए में क्या होगा? 500 रुपए से क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 500 रुपए से क्या होगा? ऐसा लग रहा है किसी को कि 500 रुपए से कुछ नहीं होगा। वाई शुड वी स्टार्ट और शुड वी नॉट स्टार्ट? ओके, सो लेट मी गेट दिस राइट। हमने 1 मिनट पहले बोला हमारे पास कुछ पैसे बचते ही नहीं है, फिर हमने सुना कि हमारे पास इनकम ही नहीं है, फिर हमने सुना कि 500 रुपए से शायद कुछ ज्यादा नहीं होगा, फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि हमको करना चाहिए। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने 1 मिनट में, हमने पैसे नहीं है टू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमने ये जर्नी जो है 1 मिनट में तय की है। ये पहला कदम है, ये आपका पहला कदम है।
मुझे आज ये पूछने से खर्चे, ठीक है हम कॉलेज स्टूडेंट से, हमें खर्चा करना हमारा हक बनता है, राइट? आई मीन आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यू नो। और गर्ल्स के लिए सेविंग्स ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि यू नो ये उनका हक है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपके बॉयफ्रेंड आप पे खर्चा करें, ये एक पैदाइशी हक है। ओके, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आई एम मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 13 years नाउ, और मैं अपनी जो मेरी वाइफ है उनको आई स्टार्टेड डेटिंग व्हेन आई वाज 16 years of age, so okay, so last 20 years are you trying to give a message? Yeah, I'm trying to give a message. It's called long term investment. It's called long term investment, so which my wife did in me. Okay, so the idea क्या है कि आज जो हम खर्चा करते हैं, आप अपने आप से खुद ये पूछिए, हम चाहें तो 500 रुपया बचा सकते हैं, राइट? ऐसा कई जगह हम खर्चा करते हैं जो हमें खर्चा करने के बाद लगता है कि हमें मूवी देख के आ गई, 200 रुपए की टिकट लगा, पसंद भी नहीं आई, आई मीन पैसा वेस्ट हो गया। ऐसी कई जगह हैं, अगर हम चाहें तो खर्चा कट कर सकते हैं। कितनों की गर्लफ्रेंड्स हैं यहां पर? आई मीन डिक्लेयर्ड। ओके, चलिए लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हम ये देखते हैं, यू नो दिस, मैं अपनी वाइफ को समझाते रहता हूं बट शी डजंट अंडरस्टैंड, बट मैं कैलकुलेशन में डालने लग गया ये चीज, और उनको एक्सेल शीट पे दिखाता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट ऑफ डेटिंग। So we have number of years, 30 years from today, right? The age of people over here is what, 20? 24. 22 should be the mean, I guess. So 55, roughly about 55, 30 years from now, right? Plus minus. Women obviously will be 40s by then. The official decline. So 14% is what you can get over a period of time. 14% मिल सकता है. Am I right? Anybody disagreeing on that? We understood. What we do with that 500 rupees? Do we agree? हमने 30 साल तक अगर ये 500 रुपया खर्चा नहीं किया होता हमारी डेटिंग पे, हमारे बाकी सब खर्चों पे, और वो हमें 14% से ग्रो करते, वो 500 रुपया हम 14% से ग्रो करते, 14% मिल जाता ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years. आई सी फ्यू फेसेस स्माइलिंग रियली, बिकॉज उनको दिखने लग गया कि गर्लफ्रेंड के साथ में बैठी होगी, 500 रुपया पे खर्चा कर रहा हूं मैं। ओके, सो कोई मुझे बता सकता है ये जो 6,000 रुपया आप साल का खर्चा कर रहे हैं, ये 30 साल बाद कितना बन जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 रुपया हो जाएगा। 1,80,000 तो आपने बचाया, 6,000 into 30 years। रिटर्न भी आएगा ना? रिटर्न में ना आपको अगर 14% से रिटर्न मिला तो कितना हो जाएगा ये 1,80,000 रुपये? 2,05,000। ये हो जाएगा 2,05,000, ठीक है, 2,05,200, ठीक है। कोई और? अराउंड 80 लाख सर, अराउंड 80 lakhs। ओके, कितने अग्री करते हैं कि ये 500 रुपए 80 लाख रुपए बन जाएंगे? आप सब अग्री करते हैं ये 500 रुपए जो हर महीने का आप अभी फिजूल के खर्चे कर रहे हैं, ये 30 साल बाद 80 लाख रुपए बन जाएंगे? हाथ उठाइए, कौन अग्री कर रहा है कि 80 लाख हो जाएंगे? अभी भी आपको मोटिवेशन नहीं हो रहा है कि आपको सेव करना चाहिए? Anybody else wants to make a guess? Sir, it will be about 50 lakh or more because we are earning interest on the interest. Yes. So it will be roughly about 50 lakhs. 50 लाख रुपए होंगे. Yes sir. Okay. ये चीज आपने पहले सोची थी 500 रुपए बचाऊंगा तो क्या मिलेगा? नहीं सोची। तो ये हमारा फिर से एक और पहला कदम कि हम छोटे अमाउंट से भी हमारा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर हम 500 रुपए जो फिजूल के खर्चे कर रहे हैं हर महीने का, कई लोग ऑब्वियसली आई डोंट नो उसका रिटर्न आप कैसे नहीं कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं ना, वो तो लगाएंगे। अभी आप उसको रिटर्न कैसे देखते हैं? आपको जो आपकी गर्लफ्रेंड्स पे अगर खर्चा करें तो उसका रिटर्न आई डोंट नो हाउ यू कैलकुलेट द रिटर्न्स। लेकिन अगर मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम रिटर्न देखें, सो प्लीज कीप योर आईज ऑन दैट फिगर, जो फ्यूचर वैल्यू का फिगर है, ये 500 रुपए हर महीने करने से ये आपको 30 साल बाद मिलेगा। इट इज 24,40,000 रुपीज। हमने क्या सीखा इससे? व्हाट हैव वी लर्नड इन दिस? कि हम छोटा निवेश करें तो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम सोच रहे थे 4 लाख 5 लाख रुपए तक क्या होगा, उससे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप जो हर महीने का 500 रुपया फिजूल खर्चा कर रहे हैं, अगर वो आप सेव करते हैं तो वो 24.5 लाख रुपए हो जाते हैं 30 साल बाद। रीजनेबली गुड अमाउंट।
अभी आप ये सोचिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अपनी गर्लफ्रेंड्स में किया है अभी तक, आई होप शी इज वर्थ इट। जो आप फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, अगर आप सिगरेट्स पे खर्चा कर रहे हैं या कोई अल्कोहल पे खर्चा कर रहे हैं, आपका लॉस दो जगह हो रहा है, एक आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है और आपकी वेल्थ भी खराब हो रही है। सो दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू यू द कॉन्सेप्ट। जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आप चाहें तो आपने खुद कहा कि आप सेव कर सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं? हमने सोचा नहीं। इसका एक और फायदा अगर मैं आपको बताऊं, जब आप कमाने लगेंगे, डेफिनेटली योर इनकम विल बी मोर देन व्हाट योर पॉकेट मनी इज। इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे, आज से आप अगर शुरू करते हैं, कम से कम आपको एक हेड स्टार्ट मिला, आपने प्रोडक्ट्स को समझने लगे, आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगे। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप आज की तारीख में न्यू इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करते, अब डायरेक्ट इक्विटीज में नहीं करेंगे, हम 30 ईयर्स की बात कर रहे हैं। सो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के जरिए, राइट। एक चीज और इसी एलिमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने बात की कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आज हमने बात की आप जो सेव कर रहे हैं, आपके खर्चे ज्यादा नहीं, आपने बताया आप फिजूल का कोई भी खर्चा नहीं करें, लेकिन वो पैसे आपने बैंक में रख रखे हैं, ठीक है। अगर हम यही फिगर, यही चीज जो लॉन्ग टर्म की है, जो आपको 30 साल बाद चाहिए, ये आपने 8% वाली स्कीम में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है फॉर 30 इयर्स। कोई मुझे बता सकता है अब ये फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? इट विल बी अप्रॉक्स 10 lakhs, बिटवीन लेस देन 14 lakhs फॉर श्योर। लेस देन 14 कितना होगा? 10 और 14 के बीच में, 9 और 10 lakhs। ओके, एनीबडी एल्स? सर अराउंड 16 lakh। Around 16 lakhs. Okay. Anybody else wants to make a? So closer to 21. Okay. So we have 9 to 10 lakhs. We have 16 lakhs. It will be around 18 to 20 lakhs. 18 to 20 lakhs. Can we see what this amount will be? It will reduce. ये reduce होके 7 lakhs पे आ जाएगा। हमने इससे क्या सीखा? इसमें हमने क्या बताने की आपको कोशिश की? पहला सबक, पहला लेसन, हम छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक पैसे हमें आते हैं, हम 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत जरूरी चीज जो समझना है वो ये है कि आप सिर्फ निवेश करना शुरू करना सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, आपको सही प्रोडक्ट में भी करना जरूरी है। अगर आपने 8% जैसी स्कीम में अगर किया है तो आपको मिलेंगे 7,34,000, और आपने अगर 14% वाली स्कीम में किया है तो आपको मिलेंगे 24.5 lakhs। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जस्ट स्टार्टिंग अर्ली इज सफिशिएंट, सही तरीके से करना भी जरूरी है। हमारे इन दोनों एक्सपर्ट से आपके अगर कोई सवाल हैं, अब तक हमने जो बात की और उस बात को सुनते हुए आपके दिमाग में अगर कुछ और सवाल उठे तो आप पूछ सकते हैं। हाथ उठाइए, आपके पास माइक आएगा। सर एक्चुअली आपने तो बता दिया कि वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट। अब कम से कम ये इतना ही बता दीजिए कि आई मीन हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द मीन्स फॉर इन्वेस्टिंग, आई मीन लाइक शेयर खान, बिकॉज मैंने एक बार शुरू किया था इन्वेस्टिंग HDFC के थ्रू। आफ्टर दैट मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया इसमें शेयर खान में, जस्ट बिकॉज ऑफ द परसेंटेज वेयरिंग विद इन शेयर खान। ब्रोकरेज का रेट अलग अलग है, बिकॉज you know sometimes we feel we are in the dilemma what the means should be for investing my money into the market, right? ओके, तो आपको शेयर में पैसे लगाने हैं, ये तो तय है। बिल्कुल, तो आपको अपना ब्रोकर चुनना है केवल। जी सर, क्योंकि सर बहुत सारे ब्रोकर जैसे फ्लैट चार्जेस करते हैं, आई मीन पर ट्रेडिंग 20 रुपीज पर ट्रेड, कुछ से 0.2 से 0.7% भी चार्जेस करते हैं। सो ऑन दैट टाइम वी आर इन कंफ्यूजिंग मोड कि किसमें ज्यादा मतलब 100 रुपये। जाहिर है कि एक तो मेरे ख्याल से ब्रोकरेज आपके टोटल निवेश का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, लेकिन वहां भी अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जाहिर है कि अगर फ्लैट ब्रोकरेज आप दे रहे हैं तो आपका सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए ट्रेड की। अगर आप एक क्वांटिटी से ऊपर हमेशा ट्रेड करते हैं तो फिर आपको फ्लैट ब्रोकरेज देने से फायदा होगा, लेकिन अगर आप बहुत छोटे ट्रेड करते हैं तो फिर शायद बेटर है कि आप परसेंटेज टर्म्स में जाएं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पोर्टफोलियो साइज पे, आपके फंड पे, कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितने पैसे एक बार में लगाते हैं।
मेरा सवाल सर मित्तल सर से है। सर ने ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में बताया कि आप म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सर कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? क्योंकि सर इन्फ्लेशन के टाइम से कमोडिटी प्राइस अप जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैसा सर ऑप्शन रहेगा? देखिए, एवरी मार्केट इज हैविंग देयर ओन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। सब मार्केट में कमोडिटी मार्केट, आप कमोडिटी में भी किस कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? लाइक आप एसेंशियल कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रीसियस कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हर प्रोडक्ट, हर कमोडिटी की अपने एक अलग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होती है। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पर। आप जो है किस तरह से आप जो है आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। अगर आप प्रीसियस कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एसेंशियल कमोडिटीज में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन एंड इन विच कमोडिटी यू आर इन्वेस्टिंग इन। थैंक यू सर। तो आपको याद होगा 10 साल पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गिर गई थी क्योंकि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे। किसी को ध्यान है कि उस समय प्याज के दाम कितने हो गए थे? 80 रुपीज अ केजी 10 साल पहले। और आज अभी जब बहुत सारे पेपर में छप रहा था और हमारे चैनल पे भी आता था कि प्याज बहुत महंगा हो गया, कितना हो गया था? 60-80। तो 10 साल में इसके दाम नहीं बढ़े। वन ऑफ द एग्री कमोडिटी है, ठीक है? तो ये एग्री कमोडिटी में क्या आप पैसे लगाएंगे जो 10 साल में उतना ही रहता है? नहीं लगाएंगे। वहीं आप दालों के दाम देखिए तो हर 5 साल में डबल हो रहे हैं। तो अलग अलग जो ये एग्री कमोडिटीज होती है, इनके अपने डिपेंड करता है कि किसका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किसका कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से चलते हैं। दूसरी जो कमोडिटीज होती हैं वो मेटल है, बेस मेटल बेसिकली, जिसमें निकल, कॉपर, जिंक, टिन, ये सारी कमोडिटीज होती हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो इंडस्ट्री के साइकिल के साथ इनका साइकिल चलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है गोल्ड, जो कि कमोडिटी है और नहीं भी है, हम कह सकते हैं। वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट क्लास है जिसमें लोग अलग से निवेश करते हैं। और जैसे कि पहले हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे कि वो हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था दुनिया भर में, दाम बढ़ रहे थे, तो सोने के दाम बढ़े और उसके बाद फिर वो पीक आउट हो गया। तो अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए वो एक ऑप्शन है। तो कमोडिटीज के अंदर इस तरह से बहुत ज्यादा अलग अलग सेगमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं। तो एक अपने आप में कमोडिटी कोई क्लास नहीं है, उसके अंदर आपको सब क्लास देखने पड़ेंगे। Which is more better investment? Investment in FD in banks or investment in the cooperative society? So like Adarsh Credit Cooperative Society is providing 13.5%, and generally banks are providing 9 to 10%, which is better option for the future investment. आप एक चीज खुद पूछिए अपने आप से, आपको सेफ्टी कहां मिलेगी? आपको पहला सवाल का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। अगर कोई इंसान आपको ज्यादा ब्याज दे रहा है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क रहेगा। नाउ वेदर आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, ये सवाल का जवाब आपको खुद लेना है। अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए हैं जहां पे आपको 8.5% बैंक के यहां से डिपॉजिट में रिटर्न मिल रहा है, दूसरी जगह आपको मिल रहा है 10.5 या 13.5%। सो 1 लाख रुपए पे ये जो डिफरेंस होगा दैट इज अबाउट 200 बेसिस पॉइंट्स। अगर 8.5 और 10.5 के बीच में हम कंपेयर करते हैं, क्या आपको 2,000 रुपए साल का ज्यादा चाहिए? And you want to take that risk for on 1 lakh principal. So absolute basis पे आपको कंपेयर करिए। जहां तक आपको एक स्टैंडर्ड रिप्लाई का बात है वो ये है कि जो ज्यादा सेफ है वहां पे आप डेफिनेटली निवेश करेंगे। सेफर विल बी डेफिनेटली बैंक एफडीज व्हेन कंपेयर टू एनी अदर क्रेडिट कोऑपरेटिव। कॉन्सेप्ट ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। जो पैसे दिए वो तो वापस आ जाए, उस पर रिटर्न भले ही ना मिले। तो जहां आप 13% में दे रहे हैं, एक दिन अगर वो कोऑपरेटिव या वो बैंक बंद हो गया तो जो आपके पैसे हैं वो भी चले गए। 4% के चक्कर में 100% गए। In the starting of the session only you talked about index funds and liquid funds. So can we have some deeper insight into this कि क्या अमाउंट होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है, जैसे ही आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड फंड में आप जो अपना पैसा रख सकते हैं। लिक्विड फंड क्या होता है? छोटे समय के लिए होता है। छोटे समय के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जैसे इमरजेंसी फंड के लिए आप जो है लिक्विड फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 2-3 महीने बाद आपको जो पैसा चाहिए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे आपको किसी लंबे समय के लिए पैसा जो इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स फंड क्या है? इट्स अ मिरर ऑफ द इंडेक्स, लाइक सेंसेक्स। जो इंडेक्स फंड है वो लंबे समय में, क्योंकि इक्विटी मार्केट जैसा कि हमने देखा लंबे समय में इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखा गया है कि इक्विटी मार्केट लंबे समय में बेहतर परफॉर्म करता है। तो अगर आप जैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात अमाउंट की, लाइक आप अगर लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी जो भी सेविंग्स हैं, सपोज इफ यू आर अर्निंग 80,000 और 20,000 और ये 60,000 वट एवर द अमाउंट वुड बी, उसमें से जितना भी सेव हो रहा है यू कैन पुट दैट मनी, जो आपको इमरजेंसी फंड के लिए नहीं चाहिए वो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे एक जनरल रूल है 10 to 20% ऑफ योर सैलरी शुड बी इन्वेस्टेड, और जितना ज्यादा होगा, क्योंकि यंग एज में इतने खर्चे नहीं होते तो आप जो है ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। बट क्या होता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है, आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उम्र के साथ बढ़ते जाती हैं। कभी ये नहीं देखा गया है कि जो है ज्यादा सैलरी के साथ कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ज्यादा सैलरी जब बढ़ते जाती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ते जाती हैं। तो अभी इस उम्र में, यंग एज में जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए, जैसा कि अभी हमने कंपाउंडिंग वाली प्रेजेंटेशन में देखा, कैसे एक छोटा अमाउंट आपको एक बड़े लेवल पे पहुंचा देता है। That's it. कोई और सवाल? I would surely love to learn more about treasury bills. What I by far know is that treasury bills are something which are a sort of state bonds, and if we are investing probably for a 100 rupees state bond, we will be getting around 1.85 rupees of interest. But is it a perfect or is it a good option if the investment is on an individual basis? ट्रेजरी बिल वो बिल है, लाइक 3 तरीके के ट्रेजरी बिल होते हैं और कौन इसे इश्यू करता है? 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई इश्यू करता है। और इसमें जो रिटर्न्स है वो टोटली जो है मार्केट ड्रिवन है। इसका जो प्लेटफॉर्म है NDSOM, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, CCIL का प्लेटफॉर्म है, उसमें इनमें ट्रेड होता है। दूसरा ट्रेजरी बिल जो इन्वेस्टमेंट है ट्रेजरी बिल का, इंडिविजुअल जनरली आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज इट इज मोर इंस्टीट्यूशनलाइज। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेजरी बिल के लिए, ट्रेजरी बिल में, तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड क्या करता है? लिक्विड फंड जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है टूल्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेजरी बिल में होता है। अगर यही शॉर्ट टर्म एक बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एक बैंक इश्यू करे तो उसको क्या कहेंगे, और कोई कंपनी इश्यू करे तो उसको क्या कहेंगे? अगर बैंक इश्यू करता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, प्रदीप जी, उसे जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाता है वो, और अगर कोई कंपनी उस इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करती है वो कमर्शियल पेपर कहलाता है। वो कमर्शियल पेपर क्यों इश्यू होता है? टू मीट आउट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिक्वायरमेंट। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्यों इश्यू होता है? जब बैंक को जब पैसा चाहिए होता है आगे किसी और को देने के लिए, तो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू कर देते हैं। 1 साल का इनका मैक्सिमम टेन्योर होता है अगर बैंक इश्यू करता है। अगर NBFCs करते हैं तो 3 साल तक भी हो जाता है CDs में। तो CP, CD और T बिल ये इंस्ट्रूमेंट है जिनमें कोई भी लिक्विड फंड नॉर्मली इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो लिक्विड फंड के थ्रू कीजिए। जब आप पैसे लिक्विड फंड में रखेंगे तो वो पैसे वहीं जाएंगे। कोई और सवाल? So my question is, which is wiser? I mean, to invest in a good company with lower expected return value, or to invest in bad company and to enjoy surplus as charity or somewhere? I mean, which is better? जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगी, आप कौन सी कंपनी में एम्प्लॉय होना चाहेंगी? जो एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका आप एक छोटा सा हिस्सा शायद हो, या एक छोटी कंपनी जिसमें आप एक बहुत बड़ा हिस्सा हो? तो ये जो आपका सवाल है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड कि आपकी खुद की एटीट्यूड क्या है। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। अगर आप चाहें तो आप एक ऐसी कंपनी में बेट कर सकते हैं जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन आज वो छोटी है, सो दोज आर कॉल्ड स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स। दूसरा है कि अगर आपको ऐसी कंपनीज में अपने पैसे डालने हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं,
सो आपको उसमें एक चीज का खाली बेनिफिट रहता है कि जब इकोनॉमी जब थोड़ी वॉलेटाइल होती है, छोटी कंपनीज पेरिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बड़ी कंपनीज वो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकती हैं, उनके पास रिजर्व्स होते हैं। सो ये जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें कोई सही तरीका नहीं है। जो हम सजेस्ट करते हैं वो ये है कि जो आपका इक्विटी एलोकेशन है, पहले हमने बात की एसेट एलोकेशन, जो आपका 100% है वो आप इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स, रियल एस्टेट, इन सब में आप करते हैं। फिर जो इक्विटी का हिस्सा है फ्रॉम दैट परसेंटेज ऑफ 100, वो भी आप डिवाइड करिए इनटू डिफरेंट कंपनीज। यू कैन डिवाइड योर मनी कि आप थोड़ा पैसा जो है लार्ज कैप में करेंगे, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक मात्र जरिया जिससे आप रिस्क को मिटिगेट करते हैं। इसके साथ ही अजय और हर्ष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। CNBC आवाज की इस तरफ एक पहल ये जागरूकता लाने के लिए युवा वर्ग में बहुत ही सराहनीय है और इसका बहुत लाभ होगा युवाओं को भी और युवाओं के परिवारों को भी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और इसको और जितना स्प्रेड कर लें उतना अच्छा होगा। मैं जब यहाँ से निकलूंगी तो मेरा प्लान है कि 2-3 अच्छे LIC पॉलिसीज और उसके अलावा कुछ SIPs में मैं अपना सैलरी को लगाना चाहूँगी।